नमस्कार बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर आपकी अपनी ऑनलाइन हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम वसंत भाग 3 की पाठ संख्या 7 क्या निराश हुआ जाए का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस कथा को लिखने से पहले, इस लेख को लिखने से पहले उन्होंने यह बताया कि आजकल जो हम ये समाचार पत्रों में रोज़ाना ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार सुन रहे हैं, उनको सुनने से कई बार हम बिल्कुल निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि अब संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है, कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आजकल क्या करते हैं, लोगों में सिर्फ़ और सिर्फ दोष खोजते हैं। सामने कोई भी व्यक्ति कोई काम कर रहा हो, हमें उसमें सिर्फ दोष दिखाई देते हैं, हम उनके गुण को भूल जाते हैं। यह बहुत ही गलत बात है और यही कारण है कि लेखक पूछता है कि क्या हमारे जो महापुरुषों ने जिस अच्छे और उत्तम भविष्य के भारत का सपना देखा था, क्या वो यही भारत है? क्या जहाँ पर लोगों ने यह देखा था कि सभी जातियाँ, धर्म एक साथ मिलजुल कर रहेंगे, क्या वो यही भारत है? बिल्कुल ऐसा भारत बन सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी सोच के दोनों पक्षों को लेकर के चलें। यदि हम किसी समाज में बुरे पक्ष को देख रहे हैं, तो उसके साथ साथ उस समाज की कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, हमें उन्हें भी देख कर के चलना चाहिए और साथ ही निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लेखक कहते हैं कि यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आजकल की ऐसी स्थिति हो गई है, हर कोई, जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार और फरेब से काम कर रहा है, लोग देख रहे हैं कि वो दिनों दिन तरक्की कर रहा है, और जो ईमानदारी से काम कर रहा है वो थोड़ा सा उनसे पीछे है, बिल्कुल पीछे रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो बेकार है, लेकिन लोगों की मानसिकता क्या बन गई है कि जो भी ईमानदारी से काम करेगा वो मूर्ख है, और जो फरेब से काम करेगा, धोखे से काम करेगा, वो तरक्की करेगा। तो इस मानसिकता को हमें बदलना होगा। भारत ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसने हमेशा मनुष्य के आंतरिक गुणों को महत्व दिया है, उसके अच्छे गुणों को महत्व दिया है। लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये सब विचार जो हैं, लेखक के अनुसार ये सारे विचार, और वाकई में ये विचार मनुष्य के अंदर, सभी मनुष्यों के अंदर प्रधान रूप से पाए जाते हैं। लेकिन ज़रूरत है कि हम इनको अपने संयम के बंधन में बांध कर रखें, उनके ऊपर पूरी तरह से आश्रित ना हो जाएं। बिल्कुल, हमें यदि भूख लगती है तो उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है, बीमार के लिए दवाइयों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति गुमराह है, राह से भटक गया, तो उसे सही राह पर लाने का उपाय भी तो हमें करना चाहिए। और लेखक भी यही कहता है कि हमें गुमराह लोगों को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपाय सोचना चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसा होता है कि आजकल देश में जो हमारे गरीबों की अवस्था को सुधारने के लिए, देश की अवस्था को सुधारने के लिए अनेक ऐसे कायदे कानून बनाए जा रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि उन कायदे कानून बनाने के पीछे जिनको रखा जाता है, जिनको उनका पालन कराने के लिए रखा जाता है, वो ही कई बार अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और फिर क्या करते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए उन सारे बातों को भूल करके और भ्रष्टाचार के दलदल में घुस जाते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता रहा है। लेकिन आज क्या स्थिति आ गई है, लोगों ने कानून और धर्म में अंतर करना शुरू कर दिया है। लोगों की ये मानसिकता बन गई है कि धर्म को तो धोखा दिया जा सकता है, लेकिन कानून को धोखा नहीं दिया जा सकता है। और इसी कारण से लोग धर्म से तो जो लोग डरते हैं वो डरते हैं, लेकिन वो कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहते हैं। बिल्कुल आगे लेखक कह रहे हैं कि ऐसा हम देखते हैं कि आजकल क्या है, अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। अर्थात आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना स्वार्थ के लोगों की सहायता करते हैं। ऐसे अच्छे गुणों से युक्त लोग जो समाज में आज भी मनुष्य से प्रेम करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, झूठ और चोरी को गलत समझते हैं, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना उनकी नज़र में पाप है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है, लेकिन फिर भी जो ये खबरें रोज़ पढ़ रहा है, उसके कारण से वह
भ्रमित हो जाता है। समा समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश दिखाई देता है, हर रोज़ एक हम देखते हैं समाचार पत्रों में पन्नों पे कोई ना कोई पर्दाफाश किया जाता है। उसके पीछे भी यही कारण है। क्यों? क्योंकि समाचार पत्रों में भी तो हम ही जैसे कोई व्यक्ति काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं दिल से कि ये जो गलत काम हो रहे हैं समाज में, ये समाज के सामने आएँ और लोग इससे सतर्क हो जाएँ और इसको हम समाज से दूर कर सकें। इन गंदी चीज़ों को समाज से हम हटा सकें। आगे लेखक कहते हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बिल्कुल हमें दोषों का पर्दाफाश करना चाहिए, उसको समाज के सामने लाना चाहिए, तभी समाज के लोग सतर्क हो पाएंगे। लेकिन बुराई उसमें है यदि हम किसी के आचरण का, किसी के व्यवहार के में यदि कोई गलत बात है उसको हम उद्घाटित तो करते हैं, उसको समाज के सामने लाते हैं, लेकिन उसको मात्र अपने आनंद का एक जरिया बना लेते हैं। यदि हम चार लोग बैठ करके किसी के बारे में, कोई किसी के गलत पक्ष के बारे में बात करें और उसको सिर्फ आनंद का जरिया बना करके छोड़ दें, तो वो दोषोद्घाटन का कर्तव्य नहीं माना जाता है। उसे ये बहुत ही गलत बात माना है लेखक ने। लेखक के अनुसार यदि हम किसी के दोषों का पर्दाफाश करते हैं तो ज़रूरी है कि हम उसे दूर करने की कोशिश करें, ना कि उसे अपने आनंद का जरिया बनाएं, उसमें रस लेना शुरू कर दें। बुराई में रस लेना बुरी बात है, लेकिन अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। यदि समाज में कोई व्यक्ति ऐसा है जो अच्छा काम कर रहा है, हमारे साथ किसी ने भलाई का काम किया और हम उसे लोगों के बीच प्रसारित नहीं कर रहे हैं ऐसी बातों को, तो ये उससे भी बुरी बात है यदि हमने किसी अच्छे व्यक्ति की अच्छाई को समाज के सामने नहीं लाया। क्यों? क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोगों के जो मन में एक धारणा बनती जा रही है कि समाज बुरा हो गया, इसका कुछ भी नहीं हो सकता है, पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है, ये धारणा और भी बढ़ती और प्रगाढ़ होती जाएगी और भी मजबूत होती जाएगी। और यदि हमें इस धारणा को कमज़ोर करना है तो हमें बुराइयों के पर्दाफाश के साथ साथ अच्छाइयों का भी उद्घाटन करना चाहिए। जो मनुष्य अच्छे काम कर रहे हैं उनकी अच्छाइयों का भी उद्घाटन करना उतना ही ज़रूरी है। तभी हम इस समाज की सोच को बदल पाएंगे, लोगों के मन की जो निराशा है उसको आशा में बदल पाएंगे। लेखक भी अपने जीवन की दो घटनाएं बताता है, जिसमें पहली घटना है रेलवे स्टेशन के टिकट बाबू की। जब वह एक बार जा रहा था कहीं पे और उसने जल्दी जल्दी में टिकट लिया, 10 रुपये का टिकट था और वो जल्दी में 100 रुपये दे करके चलाया, बाकी पैसे लेने वापस लेने भूल गया। वह आकर के अपनी गाड़ी में बैठ भी गया, लेकिन उस टिकट बाबू ने तुरंत उसके 90 रुपये लेकर के वह उस रेलगाड़ी में घुसा और एक एक व्यक्ति का चेहरा पहचानते हुए उस लेखक के पास आया और उसको उसके 90 रुपये वापस किए। यह देख करके लेखक को लगा कि नहीं, बिल्कुल अभी भी संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस भ्रष्टाचार से मुक्त हैं, उनके अंदर अभी भी लोगों की सहायता करने के लिए बहुत ही ऐसी उनकी मनोदशा है। तो लेखक कहता है कि मैं कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। बिल्कुल भी लुप्त नहीं हुई है। अभी भी बहुत से लोगों में बिल्कुल वो ऐसा ज़रूर हुआ है कि वो थोड़ा सा दब गई है, इन भ्रष्टाचार की घटनाओं के कारण वो थोड़ा सा दब गई है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। आगे वो दूसरी घटना बताता है लेखक कि एक बार वो बस की यात्रा कर रहा था, उसके साथ उसकी पत्नी और बच्चे भी थे। बस रात का समय था और बस एक सुनसान इलाके में जाकर अचानक ख़राब हो जाती है। बस में सारे लोग, जितने भी युवा थे, वो सब परेशान होते हैं और आपस में तरह तरह की बातें करते हैं कि ये तो बहुत ही ख़राब जगह है, यहाँ पे अधिकतर लूटपाट की घटनाएं होती हैं, डकैती होती है और इस तरह की बातें कर ही रहे होते हैं। तभी कंडक्टर गाड़ी से उतरता है और वह अपनी साइकिल लेकर के जल्दी से चला जाता है। लोगों की शंका और बढ़ जाती है। लोग ड्राइवर को पकड़ लेते हैं, उसको मारने पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी लेखक उन्हें समझाता है और ड्राइवर को मारने पीटने से रोकता है। ड्राइवर भी बड़ा डर गया है, लेखक को भी डर लगता है कि पता नहीं क्या बात है। वो अपने परिवार के साथ है और लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं कि कहीं कंडक्टर डाकुओं से मिला तो नहीं है, वो उनको बुलाने तो नहीं गया है। लेकिन लेखक अपने हृदय को, अपनी हिम्मत को बनाए रखता है और थोड़ी देर बाद लोग देखते हैं कि उधर से कंडक्टर जो है एक नई बस, दूसरी बस लेकर के आता रहता है और वो बस लेके आता है। सभी लोग देखते हैं कि कंडक्टर का जो मन था वो बुरा नहीं था, वह लोगों की सहायता करने के लिए गया था और लोग उसके बारे में गलत सोच लिए थे। जैसा कि हमने पहले ही देखा था, पहले ही पढ़ा था यहाँ
पाठ के प्रारंभ में कि लोग दूसरों के सिर्फ दोष देखना चाहते हैं, गुण नहीं देखना चाहते हैं। और वही भाव यहाँ भी आया, लोगों ने कंडक्टर के अंदर सिर्फ दोष देखे, उसकी अच्छाई को नहीं देखा। कंडक्टर वापस आया, वह चूँकि लेखक अपने परिवार के साथ था, उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे जो भूख और पानी के लिए व्याकुल थे। कंडक्टर उन बच्चों के लिए दूध और पानी की व्यवस्था भी करता है, लेकर के आता है। इस तरह से लेखक के मन में कंडक्टर के लिए भी एक वही भावना आती है कि नहीं, बिल्कुल अभी भी समाज में ऐसे लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा करते हैं। और यही सब बातें देख करके लेखक अंत में कहता है कि मैं कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया मोह रहने गया है। जीवन में इतनी ऐसी अनेक घटनाएं होती हैं जहाँ पे लोग बिना स्वार्थ के हमारी सहायता करते हैं, लेकिन हम उन्हें भूल जाते हैं, और जहाँ पे हम धोखा खाए रहते हैं उनको ज़रूर याद रखे रहते हैं। तो लेखक कहता है बिल्कुल हमने भी धोखा खाया है, लेकिन हम यदि उन धोखे वाली घटनाओं को याद रखेंगे तो हमारा जीवन क्या होगा, कष्टकर हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम उनके साथ साथ उनको याद करें, उनसे सतर्क रहें, लेकिन उसके साथ साथ हम उन लोगों की भी ऐसी घटनाओं को भी याद रखें जहाँ पर किसी व्यक्ति ने बिना किसी स्वार्थ के हमारी सहायता की हो। तभी ये संसार इस निराशा के दलदल से बाहर निकल सकता है। इसीलिए कवि ने कहा है कि मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी समाज अच्छे लोगों से भरा हुआ है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सहायता करते हैं, मानवीयता से भरे हुए लोग हैं। इसलिए हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ आपको पाठ का सार समझ में आया होगा। अगले पाठ के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।